पति के मरने के बाद विधवा माँ ने अपने बेटे और बहू को सिखाया सबक। सविता जी का मन आज बहुत ही उदास था। वह कमरे में बैठी अपने पति की फोटो को देख रही थी और रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू मानो नदी की धार के जैसे बह रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनकी दुनिया लुट गई, यानी कि उनके पति का अचानक से निधन हो गया था। आज ही के दिन उनके पति को दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गए जमीन पर। उन्हें जब जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना सुनते ही मानो सविता जी की दुनिया ही लुट गई। यह सब सोचकर वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके पति शर्मा जी उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। वह उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। अब सविता जी अपने ही कमरे में अकेले चुपचाप बैठी रहती हैं। यह सब सोचकर सविता जी फूट फूट कर रोने लगी। तभी कमरे में उनकी बड़ी बहू आई और कहा, माँ जी, रसोई रूम में खाना रखा हुआ है, जाकर खा ले। तो सविता जी रसोई रूम में गई तो उन्होंने देखा कि 2 रोटी रखी हुई है और चटनी के साथ। जब शर्मा जी जिंदा थे तो खाने में 2 तरह की सब्जी, चावल, रोटी, दही और अचार, सलाद, पापड़, पूरी भरी हुई थाली रहती थी। लेकिन अब तो मानो यह सब गायब ही हो गया है, क्योंकि अब घर की बागडोर उनके दोनों बेटों के हाथ में आ गई। उनका बड़ा बेटा सोनू और छोटा बेटा मोनू है। दोनों की शादी हो गई है और उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे नौकरी करते हैं, सुबह घर से जाते हैं और शाम को आते हैं। दोनों बहुएं अपना खाना अलग अलग बनाती हैं। एक बहू सुबह में खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। बेटे बहू कोई भी सविता जी से कुछ नहीं कहते और सविता जी जब बेटों का ऑफिस आने का समय होता है, वह अपने बेटों का इंतजार करती हैं सीढ़ियों पर बैठकर। वह सोचती हैं बेटे आएंगे तो उनसे 2 बातें करेंगे, लेकिन बेटे तो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। वह आते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं और उनके हाथों में हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर होता है। अपनी माँ से छुपा कर लाते हैं और अपने कमरे में ही अपनी पत्नी के साथ खाते हैं। लेकिन सविता जी के नसीब में 2 सूखी रोटी और चटनी लिखी थी। उनके बेटों को अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। उनकी बेटों और बहू कुछ कहकर भी नहीं कह रहे थे, लेकिन कुछ कहते हुए भी नहीं सब कुछ उनके साथ कर रहे थे। इसीलिए सविता जी अंदर ही अंदर महसूस खाकर रह जा रही थी। वह करे भी तो क्या करे, उनके बेटे बहू कुछ उनसे बोलते भी नहीं हैं, लेकिन वह सब कुछ उनके साथ गलत किए जा रहे हैं। अगर लड़ाई भी करती हैं तो वह अपनी मन की भड़ास निकाल लेती, लेकिन यहाँ तो कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं। उनकी बेटों और अपनी पत्नियों के लिए नई नई साड़ियाँ लाकर देते हैं, मगर अपनी माँ को फटी साड़ी में देखते हैं, लेकिन फिर भी उसे एक साड़ी तक नहीं लाकर देते। यह सब सोचकर उन्हें आज बहुत रोना आ रहा था और उन्हें शर्मा जी की याद आ रही थी कि अगर वह जिंदा होते तो उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो वह किसी को क्या समझाएं। सविता जी अपने कमरे में आकर अपनी पुरानी अलमारी को खोली और उसमें रखे शर्मा जी के सामानों को निकाला। वह उन सामानों को कभी छूती तो कभी अपने गालों पर लगाती। उनकी नज़र अचानक से शर्मा जी की रखी एक फाइल पर पड़ी और यह फाइल को किसी ने भी नहीं छुआ था और ना देखा था। इस फाइल को शर्मा जी ने किसी के भी हाथ नहीं लगने दिया था। शर्मा जी उस फाइल को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाती हैं और वह उस फाइल को खोलती हैं तो उसमें कुछ पेपर थे, एक चिट्ठी थी। जब उन्होंने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें शर्मा जी ने लिखा था कि मेरी प्यारी पत्नी सविता, यह एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें बिल्कुल सच्चाई को बयां करती हैं, क्योंकि आजकल के समय पर बेटों से उम्मीद लगाना यह गलतफहमी को बढ़ावा देना है। इसे मामूली कागज़ मत समझना। मेरे जाने के बाद अगर बेटों ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। यह सब सोचकर मैंने एक प्लॉट खरीद के रखा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं बताई जाती हैं, समय आने पर उन्हें बताया जाता है। हमारी जो गांव की ज़मीन थी उसे बेचकर मैंने शहर में प्लॉट लिया है तुम्हारे नाम से। अगर बच्चों ने तुम्हारा ध्यान सही से रखा तो तुम वह प्लॉट उन्हें दे देना। अगर वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो तुम उस प्लॉट को बेचकर अपना जीवन आराम से बिता सकती हो, अपना खर्चा चला सकती हो। उन पैसों से इस पत्र में मैंने वकील का एड्रेस लिख दिया है। अगर भविष्य में तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम उनसे मदद ले लेना। तुम यह पत्र पढ़कर रोना मत। सविता, तुम कमज़ोर मत बनो।
हिम्मत से काम लो और मैं इस दुनिया में ना रह कर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अपने आँसू पोंछने और सविता और साहस से काम लो। बिल्कुल निडर होकर रहना। अगर बच्चे तुम्हारा साथ कुछ गलत भी करे तो उसका जवाब तुम साहसपूर्वक से देना। तुम डरना मत। अपने आँसू पोंछ लो। पत्र को सीने से लगाकर सविता जी जोर-जोर से रोने लगीं और पत्र पढ़कर उनके अंदर आत्मविश्वास जो खो चुका था, वह फिर से जन्म ले चुका है। उनके सवि उनके सविता जी अपने मायके जाती हैं और वह पेपर अपने भाई को दिखाती हैं। भाई ने जब वह प्लॉट के पेपर देखे तो वह सविता जी को उस प्लॉट पर लेकर गए। प्लॉट जाकर उन्होंने मुआयना किया कि उसकी कीमत के बारे में पता किया तो वह अब करोड़ों की प्रॉपर्टी बन चुकी है। सविता जी और उनके भाई पत्र में लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच गए और वकील के पास जाकर उन्होंने सलाह मशवरा किया और उनके भाई ने कहा कि दीदी आप प्लॉट के नीचे दुकान खोल सकती हैं और उस दुकान को किराए पर दे देंगे तो आपका खर्चा आराम से चलेगा और आप अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगी। यह बात सुनकर सविता जी के मन में कुछ हिम्मत आई और उनके दिल से डर निकल गया। अपने भाई की दी हुई राय उनको पसंद आई। शर्मा जी इस दुनिया से जाने के बाद भी सविता जी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके कारण अब सविता जी के पास बहुत हिम्मत आ गई। वह अब घर जाती हैं और अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाती हैं। सोनू और मोनू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है और घर के खर्चे भी बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए भी कुछ खर्चे हैं। मुझे भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तुम मुझे महीने में से कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपने खर्चे के लिए रखूं, अपनी दवाइयाँ ले सकूं। यह सुनकर उनके बेटे बोले माँ हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम आपको खर्चे के लिए पैसे दे सके। हमें भी घर चलाना पड़ता है, खाने के लिए और बच्चों की स्कूल की फीस। यह सब सुन सविता जी बोली अच्छा बेटा चलो ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते लेकिन मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही। इसके लिए मैं एक जगह नौकरी करूंगी। दोनों पति पत्नी हैं और उनका एक बच्चा है और वह दोनों ऑफिस जाते हैं। बच्चे को संभालने की नौकरी है। यह तुम्हारे मामा के जान पहचान के लोग हैं। वहाँ पर मैं काम करूंगी। इससे मेरे खर्चे के लिए पैसे भी हो जाया करेंगे। महीने के सुबह जाऊंगी और शाम को आऊंगी। यह सुनकर बेटे बोले हाँ माँ, यह तो अच्छी बात है। बेटे और बहू दोनों एक सुर में बोले यह तो अच्छी बात है। अगर मामा जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है, आप जा सकती हैं। यह बातें सुनकर सविता जी के आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही हिम्मत और साहस पूर्वक अपने आंसुओं को रोक लिया और वह हर दिन सुबह घर से निकल जाती और शाम को आती। वह सारा दिन अपने प्लॉट रहती। उन्होंने अपने प्लॉट का कुछ हिस्सा बेच दिया था ताकि वहाँ पर वह दुकान खोल सके, वहाँ काम करवा सकें और वहाँ का सारा काम उनके भाई देखते थे। वह सारा दिन वहीं पर रहती थी, अपने प्लॉट पर बैठी। काम अपनी देख रेख में वह करवाती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है, नीचे दुकानें खुल जाती हैं और ऊपर घर बनकर तैयार हो जाता है और यह सब उनके भाई करवाते हैं। उनके साथ मिलकर सविता जी का एक सुंदर सा मकान बनकर तैयार हो गया है। नीचे की दुकानों को उन्होंने किराए पर दे दिया और उनसे जो पैसे मिल रहे हैं वह अपने खर्चे के लिए रख रही हैं। अगर वह घर में बता देती हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। दोनों बेटे आपस में झगड़ा करेंगे, बंटवारे के लिए कहेंगे आधा आधा और फिर सविता जी पाई पाई के लिए तरस जाती। यह वही बेटे हैं जिन्होंने खर्चा देने से मना कर दिया और ऐसे बेटों से क्या उम्मीद की जा सकती है। एक दिन संडे का था और दोनों बेटों की छुट्टी रहती है तो सविता जी ने कहा सोनू और मोनू चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वह दोनों बोले माँ आपको क्या दिखाना है। सविता जी अपने दोनों बेटों और बहुओं को लेकर अपने बनाए हुए घर पर उन्हें लेकर आती हैं, जहाँ पर दो बूढ़े दंपत्ति और उनका भाई बैठे हुए थे। इतना सुंदर घर देखकर बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहते हैं माँ इतना सुंदर घर किसका है, आप हमें किसके घर लेकर आई हैं। और यहाँ मामा जी भी बैठे हुए हैं। सविता जी ने कहा बच्चों यह घर मेरा है, इस घर को मैंने बनवाया है। इतना सुनते ही बेटा और बहू दंग हो जाते हैं और कहते हैं माँ यह हमारा घर कब से है। तो सविता जी ने बताया कि यह घर तुम्हारे पिताजी ने दिया है तुम्हारे बाबूजी को पहले ही। लगता था कि तुम लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे, मुझे
पैसे के लिए तरसाओगे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही यह प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं सारा दिन इसी प्लॉट पर आकर बैठती थी और यहाँ पर सारा काम करवाती थी। इस प्लॉट का थोड़ा सा ज़मीन मैंने बेच दिया और उन्हीं पैसों से मैंने यह कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ दिया होता तो अच्छा व्यवहार किया होता, मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं शायद तुम लोगों को यह घर दे देती, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे पाई पाई के लिए तरसा दिया। तुम लोगों ने तो अपने ही खर्चे मुझे गिनवा दिए। इस घर को चलाने के लिए तुम लोग पैसे खर्च कर रहे हो तो थोड़े पैसे उसमें से अपनी माँ को भी दे देते तो क्या होता। पैसे तो दूर की बात है, तुम लोगों के पास तो मेरे लिए समय भी नहीं था। तुम लोग तो मेरे पास आकर बैठते भी नहीं थे। सारा दिन मैं अकेली बैठी रह जाती थी अपने कमरे में। बहुओं को तो दूर की बात है, तुम लोगों से तो यह भी नहीं होता था कि अपनी बूढ़ी माँ से दो बातें कर लूँ, उनसे पूछ लूँ भला बुरा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तुम लोगों को तो अपनी बीवी और बच्चों से ही फुर्सत नहीं थी। जब अपने जन्मे औलाद ही नालायक निकल गए तो औरों से क्या उम्मीद लगाएं। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे पति ने जाने से पहले मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया। अब मैं तुम लोगों की मोहताज नहीं हूँ। जो सहारा मुझे तुम लोगों से मिलना चाहिए था वह तो मुझे नहीं मिल सका। इन लोगों को देख रहे हो जो बैठे हुए हैं, यह भी वही लोग हैं जो अपनी औलाद से सताए हुए हैं। इनकी औलाद होने से भी नहीं, अपने घर से निकाल दिया है और हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहेंगे। इस घर में अब मुझ जैसे लोग ही रहेंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जो मेरी तरह अकेले और तन्हा हैं वह इस घर में रहेंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर बेटे और बहू अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए कि अपनी बूढ़ी माँ पर ध्यान नहीं दे पाए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। उनसे दो प्यार की बातें नहीं कर पाए, उनके साथ ज़रा भी समय नहीं बिता पाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। अब आप हमारे घर चलिए, आप हमारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चों, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम लोग अपने संसार में खुश रहो, मैं अपने संसार में खुश रहूँगी। मेरा यही संसार है। मैं अपना बचा हुआ जीवन यहीं पर इन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया। तुम लोग अपनी जहाँ में खुश रहो। मैं अब मेरी जितनी भी सांसें बची हैं मैं इन्हीं लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। वहाँ पर बैठे जो बूढ़े दंपत्ति थे और उनके भाई की आंखों में आंसू आ गए कि हम आपके फैसले से बहुत ही खुश हैं और आपके फैसले का सम्मान करते हैं। बुढ़ापे में जो तुमने कर दिखाया है वह काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे ज़ोर ज़ोर से सविता जी के सम्मान में तालियां बजाने लगे। अब सविता जी अपने घर में उन सभी बूढ़े दंपतियों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी और वह सभी एक दूसरे का सहारा बनकर खुद का ध्यान रखने लगे और एक दूसरे को संभालने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।